है। तो आज हम निगमन अब करने वाले हैं कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति, चाहे तो हम निरक्षीय स्थिति कहें या tan B स्थिति कहें, और या फिर हम अनुप्रस्थ स्थिति कहें, अनुप्रस्थ स्थिति में हमें क्या निकालना है, मैं तीव्रता निकालनी है। तीव्रता मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक। वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति, तो अक्षीय स्थिति में तो आप लोग कर चुके हैं, ठीक। अब हम कर रहे हैं निरक्षीय स्थिति में, तो हम क्या कर रहे हैं, पहले चित्र बना देते हैं जिससे आपको समझ में आए कि अगर ये एक द्विध्रुव है जहां पे हमने एक पे लिख लिया -q और दूसरे पॉइंट पे +q, ठीक। इस सिस्टम को हम कहेंगे वैद्युत द्विध्रुव, और बीच की दूरी कितनी है, तो ये क्या हो गया वैद्युत द्विध्रुव। हमने यहाँ पे ए बिंदु लिख दिया, यहाँ पे। अब इसके कारण निरक्षीय स्थिति में निकालना है, तो एक्सिस पे हमें बात नहीं करनी। निरक्षीय का मतलब मध्य बिंदु O से या तो हम ऊपर की ओर चलें या फिर नीचे की ओर चलें, ठीक। तो सुविधाजनक जो चित्र बनाने में होती है तो हम ऊपर की ओर चलें। तो यहाँ से मान लो कि r दूरी पर स्थित, यहाँ पे ये r दूरी है, कोई बिंदु P है जहां पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो सबसे पहले हम इधर चलते हैं कि +q का आवेश है, +q के कारण अगर इस बिंदु पर निकालने हो तीव्रता, तो उसके कारण तीव्रता की दिशा किधर होगी, +q के कारण बाहर की ओर, है ना। इसका मतलब ये यहाँ से आगे की ओर चला जाएगा, ये +q के कारण ये तीव्रता हो गई कितनी, E1। हमने लगा दिया तीर का निशान, ठीक। अब हमें क्या करना है, -q के कारण निकालना है। तो -q के कारण कहाँ पे निकालना है, P पे। तो P पर जो तीव्रता निकालेंगे -q के कारण, तो वो तो इसी दिशा में हो जाएगी क्योंकि हमेशा अंदर की ओर होती है माइनस का। तो ये हो गया E2 और ये हमने दिशा दी। अगर हम ये कोण थीटा मान लें, ये भी थीटा मान लें, तो इसके ठीक मध्य से अगर ये थीटा कोण है तो ये कितना होगा, ये भी थीटा होगा, है। और ये थीटा है तो ये भी कोण कितना होगा, थीटा होगा। तो टोटल कोण कितना हो गया, 2 थीटा। ये परिणामी तीव्रता को प्रदर्शित करेगा, जिसमें कैसे परिणामी तीव्रता निकालेंगे हम, ये कितना है, E1 है। E1 को, E1 एक वेक्टर है जिसको हम दो घटकों में वियोजित करेंगे। हाँ, जो कोण के साथ घटक होता है वो हमेशा कॉस में होता है कोण, और उसके लंबवत वाला घटक साइन में। तो ये कॉस, ये कोण है, तो कोण के साथ जो घटक होगा E1 का, तो ये E1 का कितना होगा, E1 cos थीटा, ठीक। और इसका लंबवत घटक कितना होगा, E1 sin थीटा। ये चीज समझ में। अब E2 के लिए देखते हैं। E2 इधर की ओर है, ये इसका एक घटक तो ये हो गया कोण के साथ और एक ठीक लंबवत। तो जो कोण के साथ घटक होता है वो कॉस में होता है। तो यहाँ पे कितना हो गया, E2 cos थीटा हो गया, और इसके ठीक लंबवत वाला घटक कितना हो गया, E2 sin थीटा। इतनी बात समझ में आई, है ना। अगर इतना समझ में आ गया तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लिखते हैं कि पहले तो हम वही लिखते हैं कि माना द्विध्रुव एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक K है, और द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से माना R दूरी पर स्थित बिंदु P पर
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात है। ठीक है, तो प्लस क्यू के कारण सबसे पहले हम P पर तीव्रता निकालेंगे, और जब P पर तीव्रता निकालेंगे तो E1 बराबर होगी, और E1 बराबर कितनी होगी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के और Q बटे, अब यहां से और यहां तक की हमें दूरी पता होनी चाहिए। क्या दूरी पता है? कहाँ पता है? उसकी आर दी है। अच्छा, ये R पता है और ये दूरी 12 है, तो इन यहाँ से और यहाँ तक कितनी हो जाएगी? L। दिख रहा है? यहाँ से यहाँ तक की L, तो ये L है और ये R है, तो ये कर्ण निकल आएगा। ठीक, तो कितना निकलेगा? √r² प्लस L², और यही इस तरफ आ जाएगा, ये तो सेम आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हमें ये दूरी पता चल गई यहाँ से यहाँ तक की कितनी है, ये √, तो हमने यहाँ पे लिख दिया √r² प्लस L², लेकिन सूत्र में क्या है इसका? होल स्क्वायर। तो जब होल स्क्वायर है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q बटे इस वर्ग से वर्गमूल खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा? r² प्लस L। इसी प्रकार से हम अगर -Q के कारण P पर तीव्रता निकालें तो उसके लिए भी हम क्या E2 बराबर निकालेंगे, जब तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q तो यही रहेगा, जब यहाँ जितनी दूरी यहाँ से यहाँ तक की है उतनी दूरी A से P तक की है, तो इसका मतलब फॉर्मूला सेम यही आ जाएगा, r² प्लस। ये हो गया समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण 2। आप क्या देख रहे हैं? हम कि E1 की वैल्यू E2 के बराबर। जब E1 की वैल्यू E2 के बराबर है तो ये मतलब E1 यहाँ रखा है, E2 की जगह अगर हम E1 लिख दें तो ये E1 sin थीटा, ये भी E1 sin थीटा, परस्पर विपरीत है, तो ये एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। ठीक, अब यहाँ पे आए तो इसलिए परिणामी तीव्रता जब आप निकालोगे तो परिणामी तीव्रता निकालेंगे तो वो सिर्फ होगी ये वाली, क्योंकि E1 sin थीटा और E2 sin थीटा परस्पर विपरीत होने के कारण निरस्त हो जाएंगे। आपके पास बचेगा E बराबर E1 cos थीटा और प्लस E2 cos थीटा, लेकिन E1 बराबर E2 है तो हम सीधा सीधा लिख दें कि 2E1 cos थीटा लिख सकते हैं। जब E1 बराबर E2 है तो चाहे तो हम 2E1 cos थीटा लिख लें या 2E2 cos थीटा लिख लें, एक ही बात है। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे E1 की वैल्यू रख लेनी है, लेकिन अब फिर cos थीटा आपको नहीं पता, तो हम चित्र से cos थीटा बराबर निकालें। तो चित्र से जब आप cos थीटा निकाले हो तो cos थीटा बराबर होता क्या है? आधार बटे, तो कोण के सामने की भुजा तो लंब है, तो आधार कितना है? L, और कर्ण कितना है? ये, तो L बटे √r² प्लस L², ये cos थीटा होगा। ये वैल्यू हमें यहाँ पर रखनी है और रख के फिर हमें कैलकुलेशन करना है। तो पहले आप इतना लें, तो अब आप जानते हैं कि चूंकि L की वैल्यू जो है वो R से कम है, तब L² की वैल्यू R² से और भी कम हो जाएगी, और जब और भी कम हो जाएगी अतः आप क्या करेंगे? L² को छोड़ने पर हम L² को छोड़ देंगे। भाई इतनी कम वैल्यू है तो हम उसको क्या रखें? छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे जब L² को हटा देंगे तो बचेगा क्या? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के P बटे, यहाँ पे बचेगा R² और पूरे पे घात 3 बटे L² तो खत्म ही होगा। अब स्क्वायर पे 3/2 की घात है तो ये 2 से 2 कट जाएंगे,
बचेगी क्या आर की। तो ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के और पी बटे आर की। ठीक है, यहाँ पे बस केवल हमने क्या किया 2E1 cos थीटा है तो हमने सबकी वैल्यू रख दी, 2E1 की वैल्यू cos थीटा की वैल्यू, फिर Q इंटू 2 और L को एक साथ लिख दिया और इसको यहाँ पे एक साथ लिख दिया।